आपको बताएं कि रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। रात वाले वाकये पे आऊँगा क्योंकि जो मैं जब पाकिस्तान से गया तब बैकग्राउंड क्या था और जब मैं फिर आया हूँ फिर जो रात वाला एपिसोड हुआ है तो दोनों पे मैं थोड़ा तफसीलन बताना चाहूँगा। मैं जी अगस्त 2015 में मेरा कराची में भी इलाज चल रहा था, उससे पहले भी, और तकलीफ़ जब मेरी बढ़ी तो डॉक्टरों ने रिकमेंडेशन की मुझे कि बाहर जाके मैं इलाज पे ले जाऊँ। उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे सैयद कायम अली शाह साहब, उनसे परमिशन लेकर कराची एयरपोर्ट से कराची से मैं बाहर गया और मैं ज़ेर इलाज था। 2-3 महीने मेरा जब इलाज में कुछ बेहतरी आई, उसके बाद अचानक एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में मेरा नाम आ गया। वैसे नॉर्मली एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में उनके नाम आते हैं जो कि मुल्क में होते हैं और इसलिए डाले जाते हैं कि उनको मुल्क से बाहर फरार ना होने दिया जाए, लेकिन ये खुसूसी मेहरबानी थी, ना ही नैब को या FIA को पता ये नहीं था कि शर्जील मेमन मुल्क में नहीं है, इसलिए उन्होंने ये मेरा नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में लेके आए। कोई बात नहीं, मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह। जब ECL में मेरा नाम आया तो मैं सिंध हाई कोर्ट गया, मेरे वकील गए और उन्होंने कहा कि जी किस वजूह पर शर्जील मेमन का नाम ECL में डाला गया है। उस दिन तक मुझे किसी किस्म का ना कोई नोटिस, ना कोई कॉल अप नोटिस, ना किसी भी महकमे ने मुझे कभी बुलाया कि जी आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी है या आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट है। और डायरेक्टली एग्जिट कंट्रोल लिस्ट इज अ एक्सट्रीम स्टेप। आप साइड पे आइए। तो ECL जो है वो एक एक्सट्रीम स्टेप होता है और बगैर किसी को नोटिस दिए, बगैर किसी को बुलाए, और ना कोई केस हो, ना कोई FIR हो, ना कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, ना कोई इंक्वायरी चल रही हो। खैर हम हाई कोर्ट में गए और हमारी ये इस्तदा थी कि जी मेरा नाम क्यों डाला गया ECL पे, और उसकी मुख्तलिफ हेयरिंग होती गई। उसके बाद ये सारी मैं बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आज जब TV चैनल फॉलो कर रहा था तो काफ़ी TV चैनल्स में ये चल रहा था कि जी जब करप्शन के इनके ऊपर केसेस खुले तो ये मुल्क से बाहर चले गए या मुल्क से भाग गए। तो मैं पूरा बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि ये जितने भी कार्रवाइयाँ हुई हैं ये मेरे मुल्क के में जाने के 3-4 महीने के बाद हुई हैं। तो खैर ECL केस को हम लोग कर रहे थे। अक्टूबर मेरे खिलाफ जो रेफरेंस का फैसला किया गया है, बगैर मुझे सुने हुए, बगैर मुझे कॉल अप नोटिस दिए हुए, बगैर मेरा मौक़िफ़ सुने हुए, वो अक्टूबर 2016 में, जब अक्टूबर 2016 में मेरे लिए इन्होंने फैसला किया कि जी रेफरेंस दाखिल करेंगे, मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, हम उसको भी फेस करेंगे। मैंने अक्टूबर में अपनी पहली बेल ली थी, मैंने ज़मानत ली और मैंने कोर्ट से यही कहा अगर मुझे नहीं आना होता तो मैं ज़मानत नहीं लेता। मैं शुक्रगुजार हूँ सिंध हाई कोर्ट का, उन्होंने मुझे ज़मानत दी। मैंने कहा जी मैं आना चाहता हूँ और मुझे ज़मानत दी जाए। खैर मुझे अल्लाह का शुक्र ज़मानत मिली। उसके बाद डॉक्टर्स ने मुझे, उन दिनों में मैं लंदन में था, डॉक्टर्स ने मुझे इजाज़त नहीं दी ट्रैवल करने के लिए, और इन काफ़ी अरसे में लंदन में और दुबई में मैं एडमिट भी रहा। मैंने अपने मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी भेजे और सारी मेडिकल हिस्ट्री भेजी, और सिर्फ ये नहीं कि कोई सिर्फ पाकिस्तान की मेडिकल हिस्ट्री थी, लंदन के हॉस्पिटल्स की थी, दुबई के हॉस्पिटल्स की थी। जब सारी मेडिकल हिस्ट्री भेजी तो मुझे मुख्तलिफ औकात में बेल मिलती रही। फिर जब डॉक्टर्स ने, और मेरे सारे मेडिकल सर्टिफिकेट्स में डॉक्टर्स ने सख्ती से मना किया कि जी ही इज़ नॉट फिट फॉर ट्रैवल, और जब फाइनली अल्लाह ताला की मेहरबानी से तबीयत बेहतर हुई और फिर मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट कोर्ट में पेश किया कि जी नाउ ही कैन ट्रैवल, लेकिन उसमें भी उन्होंने मुझे कहा कि जी इसकी डेली फिजियोथेरेपी होगी, इसके इलाज चलता रहेगा और ये हर महीने अपने चेकअप के लिए आते रहेंगे। लेकिन मैंने कहा जी क्योंकि मेरी एब्सेंस में इतने बड़े ये सारी चीज़ें बन रही हैं और इतने बड़े इल्ज़ामात लग रहे हैं, तो मेरे लिए, हालांकि इस वक्त भी मैं कम्प्लीटली इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं चल सकूं या अपनी एक्टिविटीज़ कर सकूं, लेकिन वो केसेस को फेस करना मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अच्छा, एक बात मैं थोड़ी रह गया, वो भी मैं थोड़ी क्लियर करते जाऊँ। उससे पहले
जब अभी मैं पाकिस्तान से मुस्तकिल तौर पे नहीं गया था, मैं दुबई में था, अचानक एक टीवी चैनल, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता उस चैनल का, मैंने बहुत दफ़ा उसके लिए बात की है, पे खबर चली कि जी शर्जील मेमन के घर पर रेड पड़ा है और 2 अरब रुपए बरामद हुए हैं। अच्छा, उस दिन मैं दुबई में था, मैंने सेकंड डे कराची की फ़्लाइट पकड़ी, मैं कराची गया और उसी दिन मैंने अपने लीगल नोटिस भेजा उस चैनल को, पैमरा को मैंने नोटिस भेजा। उस वक्त पैमरा में चेयरमैन अफसार आलम साहब नहीं थे, लेकिन जिस दिन खबर चली ये 2 अरब रुपए पकड़े गए मेरे घर से, तो अफसार आलम साहब का कुदरती एज जर्नलिस्ट उनका मेरे ऊपर फ़ोन आया था कि शर्जील साहब क्या ये बात गलत है, सही है? मैंने कहा जी ये गलत खबर है और मैं पैमरा को नोटिस भी भेज रहा हूँ। लेकिन आज दिन तक पैमरा के नोटिस का तो जवाब नहीं आया। लेकिन वो जो 2 अरब रुपए वाली बात को इतना सर्कुलेट किया गया, क्योंकि उस चैनल ने कुछ 2-3 घंटे ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई और मैंने उस चैनल से भी बात की। मैंने कहा एक चीज़ जब हुई नहीं है तो वो इस तरह की खबरें आप लोग क्यों फैला रहे हैं, और अगर वो 2 अरब रुपए कोई पकड़े गए तो कहाँ गए, किस महकमे ने उठाए। और उसके सेकंड डे मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती कर रहा हूँ, अगर आप वो सारे इंसिडेंट चेक करेंगे, उसके सेकंड डे मैंने कराची जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची में कि जी ये इस तरह की खबरें क्यों फैलाई जा रही हैं और ये सारी मेलाफाइड न्यूज़ हैं। तो खैर उसके बाद उस खबर को इतना स्प्रेड किया गया कि एक साबिका वफाकी वजीर थे, उन्होंने कौमी असम्बली के फ्लोर पे कहा कि जी सिंध में हालत यह है कि वजीरों के घर से अरबों रुपए निकले जा रहे हैं। फिर जो कुछ और सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस, उन्होंने टीवी पे 10 दफ़ा इस चीज़ को कोट किया, जी मिनिस्टर्स के घर से पैसे निकले गए हैं। अब ये है, इसको मैं मीडिया ट्रायल नहीं कहूँगा, लेकिन मैं क्या कहूँ इसको कि एक चीज़ जिसका बुनियाद ना हो उन चीज़ों को उस तरह फैलाया जाए। खैर उन चीज़ों को भी खैर हमने सब चीज़ अल्लाह ताला पे छोड़ी हुई है, तो मैंने कहा ठीक है उन चीज़ों को भी इग्नोर करते हैं। हालांकि पैमरा ने आज तक नोटिस नहीं लिया और मैं पीछे ये फॉलो तो कर रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ों में डेली पैमरा नोटिस भी लेता है, चैनल्स के लाइसेंस के लिए भी उनको तंबीह की जाती है। लेकिन क्योंकि मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है तो हमारी लिए तो माशाल्लाह कानून इस मुल्क में बिल्कुल डिफरेंट है। खैर अब मैं जाऊँ उस पर, जब फिर मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि जी नाउ यू कैन ट्रैवल, तो मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इल्तिजा की, मेरे लॉयर्स वहाँ गए कि जी मैं आना चाहता हूँ, केसेस को फेस करना चाहता हूँ, जो भी इल्ज़ामात हैं उनको मैं फेस करना चाहता हूँ, मुझे बेल दी जाए। जिस पे क्योंकि मेरा अल्लाह ताला के बाद अगर एतमाद है तो अदलिया पे है और मैंने अदलिया का दरवाज़ा खटखटाया और मेरे ख्याल से ये मेरा राइट भी है कि मैं उन केसेस को फेस करूँ, जो प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ किया जा रहा है उसको मैं फेस करूँ। और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एम्बेरसमेंट मेरे लिए नहीं होती है, ये फिर ये पूरी पार्टी के लिए भी एम्बेरसमेंट होती है कि कोई उनको ये कहे जी कि आपके फलाना वजीर जो जी उसके खिलाफ रेफरेंस है वो मुल्क में नहीं है, या आपका फलाना असम्बली का मेंबर जी वो मुल्क में नहीं है, उसके खिलाफ और रेफरेंसेस है वो फेस नहीं कर रहा। तो मैं वो सारी चीज़ें फेस करने आया हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं उस रेफरेंस पे भी मैं तफसीली बात कर सकता हूँ कि उस रेफरेंस पे इल्ज़ामात क्या लगाए गए हैं और उसका फिर मिनिस्टर से ताल्लुक़ क्या होता है। और उसमें मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी तो मैंने रेफरेंस भी नहीं पढ़ा, सुना कि 500-600 पेजेस का उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन जो मैंने अपने लॉयर से पूछा जो मेरे ब्याफ पर कोर्ट्स में देख रहे हैं, उसमें 2 या 4 उन्होंने इल्ज़ामात ये लगाए हैं। ये पहला इल्ज़ाम यह है कि जी रेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा थे सिंध गवर्नमेंट के, मार्केट रेट से कंपेयर नहीं किया गया। सेकेंडली ये इल्ज़ाम था कि जी जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो नहीं किया गया, जो टेंडर्स होते हैं और ये चीज़ें। अब उसमें जहाँ तक मुझे पता है कि रेट्स अखबारों के फेडरल गवर्नमेंट तय करती है और उस पर सारे चारों सूबे जो हैं उसको फॉलो करते हैं। टीवी चैनल्स के जो रेट हैं वो फेडरल गवर्नमेंट ने आज दिन तक तय नहीं किए। फिर मैंने अपने लॉयर से पूछा, 2-4 और लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि जी जो रेट्स सिंध गवर्नमेंट ने दिए आज भी फेडरल गवर्नमेंट के रेट्स उससे ज़्यादा हैं। तो अगर फेडरल गवर्नमेंट रेट आज भी उससे ज़्यादा है तो फिर ये रेट ज़्यादा कैसे हुए? खैर उसकी निटी-ग्रिटी में भी मैं नहीं जाता और मुझे इसका ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने रेफरेंस को मुकम्मल तौर पर पढ़ा नहीं है, लेकिन जब मैं अब आया हूँ पाकिस्तान में, रेफरेंस को पढ़ूंगा तो ज़ाहिर लॉयर्स ने एक अपना जवाब बनाया होगा जो लीगली बनाया होता है। मैं कोशिश करके जो मेरी नॉलेज में होगा उस चीज़ को सामने लाऊंगा। और ये क्या मंतक कह दी जाती है कि जी एकदम हमारे मुल्क में अरब बहुत सस्ते हो गए हैं, शायद जी 5 अरब रुपए का स्कैम है और 2 अरब रुपए वहाँ से मिले, किसी के तकिए के नीचे से मिले, किसी की बोट से मिले, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं।
तो मैं उन सारी चीज़ों को देखूंगा और मैं लीगली, कानूनी तौर पर जो भी उसकी निटी ग्रिटीज़ हैं, मैं अपने कोर्ट्स पे मुझे एतमाद है, अदालत पे मुझे एतमाद है, मैं उन सारी चीज़ों को अपने कोर्ट्स में फेस करूंगा। और अगर मैं कहीं गिल्टी पाया गया तो मैं कहीं से किसी से रहम की कोई अपील नहीं मांगूंगा। मुझ पे कोई रहम ना करे, मुझे किसी किस्म का कोई 1% भी कोई मुझे लेवरेज ना दिया जाए। अगर मेरी गलती है तो फिर मुझे आप सजा दें, मुझे फांसी पे चढ़ा दें, क्योंकि मेरी नज़र में करप्शन के इल्ज़ामात जो हैं ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है। ये किसी भी शख्स के लिए ये कोई प्रिविलेज नहीं है। तो मैं उसको बोलता रहूँगी जी कि ये विक्टिमाइजेशन है या क्या है। ठीक है, मुझे पता है कि नैब का रोल क्या है। यही नैब है, जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, नैब से पूछा गया जी मेगा स्कैम्स की लिस्ट जमा कराई जाए। जब मेगा स्कैम्स की लिस्ट जमा कराई गई तो उसमें मियां नवाज शरीफ साहब का नाम भी था, इसाक डार साहब का भी नाम था, पंजाब के काफ़ी वज़रा के नाम भी थे, वफाकी वज़रा के भी नाम थे। लेकिन क्या हुआ, क्या जब वो मेगा स्कैम्स की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई तो क्या उस लिस्ट के बाद उन लोगों के नाम ईसीएल में डाले गए? अगर इस मुल्क में कानून एक है तो जो लोग यहाँ पे मौजूद थे उनके नाम तो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नहीं डाले गए। डालते नवाज शरीफ का नाम, डालते शहबाज शरीफ का नाम, डालते इसाक डार का नाम, डालते इनके राना मशहूद के और बाकी वज़रा के नाम। लेकिन क्यों? क्योंकि वो हुकूमत हैं, हाकिम हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट पेश की गई तो आप इस्लामाबाद के साथ इस चीज़ के ज़रूर विटनेस होंगे कि उस वक्त अयाज सादिक साहब का बयान एक आया था नैब के खिलाफ, उस वक्त परवेज़ रशीद साहब का बयान आया था नैब के खिलाफ। उसी वक्त मियां नवाज शरीफ ने, पता नहीं, मैं टीवी पे फॉलो कर रहा था, लाहौर में या इस्लामाबाद में कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने नैब के लिए क्या कुछ नहीं कहा। और जो नैब एक्टिवेट हुई थी पंजाब में, उसके बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो गया चैप्टर। नैब अगर बनी है तो सिर्फ सिंध के लिए बनी है, नैब अगर बनी है तो सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए बनी है। दो कानून क्यों है? मैं सिर्फ ये सवाल पूछता हूँ। ठीक है, केस में जो फैसला होगा मैंने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है और अदलिया पे छोड़ा हुआ है। मैं कसूरवार हूँगा, मुझे सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए। लेकिन केस शुरू करने से पहले, रेफरेंस बनने से पहले, कोई कॉल अप नोटिस देने से पहले आपने कैसे मेरा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला भाई? और मैं मुल्क में हूं नहीं। तो ये नैब क्या मैसेज दे रही है? ये अनोखा कानून है। ओपनली सुप्रीम कोर्ट में पनामा के केस में चेयरमैन नैब साहब क्या फरमाते हैं कि जी मैं मनी लॉन्ड्रिंग केस को रीओपन नहीं करूंगा, मैं इस पर अपील नहीं दाखिल करूंगा। तो इसे क्या मैसेजेस जा रही है? इसको मैं विक्टिमाइजेशन ना कहूं तो और क्या कहूं? ये इंसाफ है? अगर ईसीएल आपने किसी कानून के तहत किया है तो जिन जिन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी या रेफरेंस चल रहे हैं आप सबके नाम डाल दें ईसीएल में। अगर है चेयरमैन में इतनी करेज तो डाले नाम प्राइम मिनिस्टर का। अगर पनामा केस में पूरी प्राइम मिनिस्टर की फैमिली है तो सबके नाम ईसीएल में डाले जाएं। क्यों नहीं डालते? और मैं दोबारा कह रहा हूं, उस वक्त ना मेरे खिलाफ कोई रेफरेंस, ना कोई नोटिस, ना कोई इंक्वायरी, ना कोई इन्वेस्टिगेशन, और मैं मुल्क में नहीं हूं। और अगर आपको मुझे पकड़ना था तो आपको तो ईसीएल में नाम नहीं डालना चाहिए था। आप चाहते कि भाई ठीक है ये आए पाकिस्तान में, इसको हम डॉज में रखें और फिर उसको गिरफ्तार करें, या फिर इसका नाम हम ईसीएल में डालें। मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा कानून हमारे पास चल रहा है। हर शख्स के लिए अलग कानून है, पनामा के लिए अलग कानून है, दूसरी चीजों के लिए अलग कानून है, पीपुल्स पार्टी के लिए खुसूसी कानून है। लेकिन खैर उस चीज को भी मैं कहता हूं कि जी मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं, मैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूं, और अगर कानून में मैंने कोई गलती की है तो उसकी सजा मुझे जरूर मिलनी चाहिए। और मैं एक और बात भी कहूंगा इसमें, मुझे अभी तक, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे ये पता नहीं है कि उस डिपार्टमेंट में जो चीज़ें नैब ने कहा है रेफरेंस में है क्या। लेकिन अगर कुछ खुदा ना खास्ता हुआ भी हो तो डायरेक्टली आप हर चीज़ में मिनिस्टर को किस तरह इन्वॉल्व कर सकते हैं? प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर क्या मिनिस्टर होता है? अगर सिग्नेचर या और मुझे ये भी किसी ने बताया कि उस पूरे रेफरेंस में मेरे नाम पर 1 रुपए का भी कहीं ये नहीं कहा गया कि जी शर्जील मेमन ने ये 1 रुपया किसी से लिया, कोई कमीशन ली, कोई परसेंटेज ली। ये कहा कि जी इन्होंने अप्रूवल्स दिए। भाई अगर मिनिस्टर अप्रूवल नहीं देगा तो और कौन देगा अप्रूवल्स? और अगर इसी तरीके से है तो आज पीआईए का जो डायरेक्टली मिनिस्टर है वो मियां नवाज शरीफ साहब है। फिर जो जहाज इन्होंने जर्मनी में जितने भी भेजा वो डाले रेफरेंस नवाज शरीफ के खिलाफ। जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें बिलियंस ऑफ रुपीस की करप्शन या इन्वेस्टमेंट शो की जाती है, फिर तो मुख्तलिफ महकमों की होती है ना, वो किसी एक की तो नहीं होती है। तो उस महकमे के जितने मिनिस्टर हैं सबके नाम पे रेफरेंस डाले ना आप।
फिर सबको एक तरफ आप शामिल करें। ये पिक एंड चूज क्यों है कि सिर्फ और सिर्फ सारी कार्रवाइयां नैब ने सिर्फ सिंध में करनी है? भाई बिस्मिल्लाह 10 दफा करें आप कार्रवाइयां, लेकिन क्या पाकिस्तान में पंजाब नहीं आता? क्या पाकिस्तान में दूसरे इलाके नहीं आते? नवाज शरीफ साहब की एक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्यों नैब जो है पंजाब में खामोश हो गई है? क्यों वहां पे कार्रवाइयां नहीं की जाती? राना मसूद साहब की वीडियो कोई नहीं देखता? ये मजाल है किसी नैब की कि पंजाब में घुस के दिखाए? लेकिन खैर, ये हमें फेस करना है, हम फेस करेंगे। अब मैं आ जाता हूं जो सेकंड पार्ट कल वाला। अदालत से बेल ली हुई है और बेल लेने पर एक शख्स जिसपे जब वो पाकिस्तान में था उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था, कोई मुल्क से भाग के नहीं गया था, कोई ईसीएल में नाम नहीं था, कोई एक मुझे कोई नोटिस भेज दे, कोई इतने सारे इदारे को एक इदारा मुझे भेज दे कि जी आपको हमने नोटिस भेजा, आप नहीं आए और आप भाग के चले गए। मैं सिटिंग मिनिस्टर था। सिटिंग मिनिस्टर बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी चीज के मुल्क से कैसे भाग गया भाई? अगर तो भागा था जब आपने कभी किसी ने बुलाया हो, कोई इंडिकेशन दी हो कि जी आपके खिलाफ ये इंक्वायरी है। और मैं बता रहा हूं ये सारी चीजें 6-8 महीने के बाद शुरू हुई हैं, लेकिन एक शख्स मुल्क में वापस आ रहा है। और मैं क्यों आया हूं? उसकी वजह यह है कि मैं उस केस को फेस करना चाहता हूं। हालांकि मैंने डॉक्टर की मेहरबानी की, डॉक्टर ने कहा जब आप फ्लाई कर सकते हो, लेकिन मेरा इलाज वहां बेहतर हो रहा था और अभी भी मेरा इलाज वहां चल रहा है। लेकिन मैंने कहा यार मैं इस केस को फेस करूं। और जैसे जहाज से हम उतरते हैं, बेल, मेरे कोर्ट में बेल के डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, अचानक से एक 8-10 लोग सामने आ जाते हैं और जिस तरह मिस हैंडल करते हैं। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ सिटिंग सूबाई वजीर भी थे, मुकेश चावला साहब थे, तैमूर टालपुर साहब थे, इमदाद पताफी साहब थे, फयाज भुट्ट साहब थे। इनके साथ मिस हैंडल किया गया और मैंने तो सिर्फ एक सवाल पूछा, मैंने कहा आप अपना तारुफ कराएं, भाई आप लोग हैं कौन? ये दोस्त भाई आप लोग हैं कौन? और ये बताया नहीं गया कि आप लोग, उन्होंने मुझे नहीं बताया कि हम लोग कौन है। ये कौन सा कानून है? जंगल का कानून? मैं पाकिस्तान के कैपिटल में उतरा हूं, खुदा ना खास्ता किसी में गैर मुल्क में नहीं उतरा हूं। और क्या वो हमारे बाय फेस हमें नहीं जानते थे कि हम लोग कौन है? सिटिंग हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हम लोग अवामी नुमाइंदे हैं। हम क्या, हमने ये बोला कि भाई हमें अरेस्ट ना करो? हमने कहा भाई आप लोग कौन हो, तारुफ कराओ। तारुफ नहीं कराया गया। और मैं इसको कल अरेस्ट नहीं कहूंगा, ये अरेस्ट नहीं था, दिस वॉज किडनैपिंग। जिस तरह बगैर तारुफ कराए सादा लिबास में मुझे उठाया गया, पहले एक गाड़ी में बिठाया गया, फिर दूसरी गाड़ी में बिठाया गया, जब तक कि मुझे नैब ऑफिस तक नहीं लेकर जाया गया और मैं उन गाड़ी में पूछता रहा भाई आप लोग कौन हैं, तो उन्होंने अपना कोई तारुफ नहीं कराया। मैं इसको किडनैपिंग कहूंगा। इट वॉज नॉट अरेस्ट। और अगर अरेस्ट करना था तो उसके बड़े मौजब तरीके होते हैं। अरेस्ट करना था, तरीके ये थे कि भाई हम लोग जैसे गए थे, हमें लाउंज में जाने देते, हमें अपनी इमिग्रेशन कराते, इमिग्रेशन में आप आ जाते भाई, क्योंकि हमें आपको अरेस्ट कर रहे हैं, हम गिरफ्तारी। आज भी मैं बोलता हूँ बेल पे मुझे आज दोबारा अरेस्ट कर लो यार। अगर आपको एतराज है, मैं कल बेल लेने भी नहीं जाता कोर्ट में। आपको अरेस्ट करना, अरेस्ट करो भाई, कौन मना कर रहा है आप लोगों को मैं अरेस्ट नहीं करूं? आपको मुझसे इंक्वायरी करनी, अगर मेरी इंशाल्लाह ताला अगर बेल हो भी जाती है, मैं रोजाना नैब ऑफिस जाने के लिए तैयार हूं। जितने सवालात करने हैं मुझे सवालात करें, जो इन्वेस्टिगेशन करनी है मुझे इन्वेस्टिगेशन करें। आप 5000 सवाल करें, मैं 5000 सवालों को जवाब दूंगा। पर ये कार्रवाई होती है, इसे कार्रवाई कहा जाता है कि आप सादे कपड़ों में अपना तारुफ नहीं करा रहे। और सब लोग खड़े थे वहां पे। मैं पूछा, मैंने कहा तारुफ तो करा भाई, आप लोग हो कौन? लेकिन बताया नहीं गया कि हम लोग कौन है। जब वो हेडक्वार्टर पहुंचे पता चला जी ये नैब की टीम थी। लेकिन खैर, मैं कोई उनके खिलाफ कंटेम्प्ट भी नहीं करूंगा दाखिल, क्योंकि मैं यहाँ लड़ाइयां लड़ने नहीं आया हूं। हालांकि कोर्ट के ऑर्डर्स की अगेंस्ट ये सारी चीजें की गई हैं, लेकिन मैं कोई कंटेम्प्ट दाखिल नहीं करूंगा। मैंने उनको भी माफ किया जिन्होंने कल ये एक इलीगल अनलॉफुल एक्ट किया, कोई कंप्लेंट नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये किसी और के साथ दोबारा मेहरबानी करके ना किया करें। अगर आपको किसी को गिरफ्तार करना है, आप उनसे अपना तारुफ कराएं और बताएं जी आपको हम इस केस में उठा रहे हैं, कोई मसला नहीं। मैं कह रहा हूं आज बेल पे आज फिर दोबारा उठा लो मुझे भाई, लेकिन ये तरीके गलत है। आप ये सिटिंग मिनिस्टर, उनको आप धक्के दे रहे हैं, ये अपना तारुफ भी करा रहे हैं, आप उनसे बदतमीजी कर रहे हैं, बदकलामी कर रहे हैं, ये चीज़ मुनासिब नहीं है। एनीवेज, मैं इन सारी चीज़ों को फेस करने आया हूं
और मैं फिर दोबारा कहूँगा कि अल्लाह ताला पे भरोसा है, मुझे परवरदिगार पे भरोसा है, और जो भी अदालतों के फैसले होंगे उसको मैं कबूल करूँगा। अब आप लोगों के अगर कोई सवाल आते हैं तो प्लीज़। आपने कराची की बजाय इस्लामाबाद क्यों लैंडिंग की? आप कराची भी कर सकते थे, वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी है, यहाँ पर आपको पहले से भी मालूम होगा कि खतरात हैं। देखिए जी, मैंने कहा कि मुझे हाई कोर्ट से बेल मिलती रही, लेकिन उसकी एक्सटेंशन इतनी दफ़ा हो चुकी थी तो वो मेरी बेल वहाँ पे फिर रिजेक्ट हुई थी। तो फिर मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बेल के लिए अप्लाई किया, और उसमें मेरी बेल पे ही ये कंडीशन लिखी हुई थी, नॉट कंडीशन लिखा हुआ था कि जी मैंने अपनी टिकट भी दी थी कि जी इस तारीख को 18 को वो आएंगे पाकिस्तान। तो इसलिए मैंने लैंड किया, और मैं समझता हूँ कि ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है। और ठीक है, कराची में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, तो शायद अगर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट कराची में थी तो ज़्यादा इल्ज़ाम लगते। यहाँ तो मैं मियाँ साहब की नगरी में उतरा था, और मियाँ साहब ने जिस तरह मेहमान नवाजी की, उनके हम शुक्रगुजार हैं। चौधरी निसार साहब और मियाँ साहब मेहमान नवाजी के बड़े माशाल्लाह मशहूर हैं, तो हमने उनके शुक्रगुजार हैं। मेमन साहब, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला लिया, ए- आपको सर ले गए वहाँ पे नैब हेडक्वार्टर में, तो क्या पूछा क्या गया, क्या सवालात क्या हुए? और आप ये बताएं सर कि तौहीन दर्द हुई है, आप कह रहे हैं कि मुझे कंप्लेंट कोर्ट किया नैब वालों ने, माफ क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं दो बातें कहूँगा। जब मुझे वहाँ पे लेके गए तो मुझसे कुछ मिसबिहेव नहीं किया, मैं गलत कलामी जो मैंने कहा कि जिस तरह उन्होंने उठाया वो तरीका गलत था, अच्छे तरीके से मुझसे पेश आए। उन्होंने कहा, मैंने कहा जी मेरे पास बेल के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप मुझे नहीं उठा सकते, आपने गलत अनलॉफुल किया है। फिर उन्होंने कहा जी हमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे। ठीक है, उन्होंने फिर मेरे लॉयर को बुलाया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए। उनका इखलाक अच्छा था, मैं उससे कोई गलत बात नहीं करूँगा कि मुझे खुदा को जवाब देना, मैं झूठ बोलूँ कि अब मैं बाहर आया हूँ बैठ के मैं उस पर इल्ज़ाम लगाऊँ, लेकिन वो तरीका गलत था। ये बताइएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपने प्रोटेक्टिव बेल ली है, तो क्या उस बेल की 15 तारीख की ये केस की समाअत हुई है, तो आपके लायर को चाहिए था कि नैब में उसका आर्डर को प्रोड्यूस कर देते ताकि नैब आपके खिलाफ ना कार्रवाई करती? क्या ये कोई एक समझते हैं जानबूझ के किया गया, या इसमें? देखिए, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। जो भी उन्होंने किया, शायद नैब वालों का कलेजा ठंडा हो गया हो, उनको खुशी मिली हो। अल्लाह उनको खुश रखे, सबको खुश रखे। जी, मुझे हटाया नहीं गया था। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी था, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर भी था। उस वक्त मेजर शफलिंग की गई थी, और मैंने उस वक्त खुद अपनी लीडरशिप को कहा था जी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो 24 घंटे जागता है। क्योंकि पहले 1-2 चैनल पीटीवी वगैरह होते थे, अब माशाल्लाह 30-40 चैनल हो गए, और राउंड द क्लॉक जो बीपर और हालात आपको पता है मुल्क के। तो मैंने खुद कहा कि जी मेरी सेहत मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, मुझे कोई ऐसा महकमा अगर देना दे दें तो कि जिसमें मैं आराम से सुकून से अपना काम भी कर सकूं, अपनी फैमिली लाइफ को भी हैंडल कर सकूं। भाई मैं एक अर्ज कर लूं कि मैंने आपको पूरी कहानी बता दी ना। इसको अब आप जर्नलिस्ट हैं, आप इसको ज़्यादा इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। जब मैं गया हूं पाकिस्तान से, मेरे ऊपर कोई मुकदमा, कोई केस नहीं है, और उल्टा प्रोसेस चला है। जैसे पहले होता है ना कि पहले आपने कॉल अप नोटिस दिया, अगले का मौक़िफ़ सुना, फिर आपने कुछ एविडेंस दिए। पहले इनाम ईसीएल में आया है। नाम ईसीएल में मेरे ख्याल से मेरा है 2016 के जनवरी वगैरह में, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर। और रेफरेंस दाखिल हुआ है अक्टूबर में 2016 में, और मैंने 2016 से ही मेरी ये कोशिश थी कि आऊँ, लेकिन सेहत ने इजाज़त नहीं दी। अब जब डॉक्टर्स ने कहा कि आप ट्रैवल कर सकते तो मैं आया हूँ। ईसीएल में नाम आने डेफिनेटली करूँगा जी, कानूनी जो मेरी चीज़ें हैं उसमें मैं करूँगा। ईसीएल के नाम पे भी चैलेंज करूँगा, और जो मैं तो रेफरेंस पे भी चैलेंज करूँगा कि जी मुझे जब सुना ही नहीं गया है तो आपने पूरा रेफरेंस दे दिया, मुझे आप मेरा मौक़िफ़ तो सुने। और अगर ये प्रोसीजर नैब का यही है जो इस रेफरेंस में किया गया, फिर हर रेफरेंस में, फिर हर केस में, हर मिनिस्ट्री में फिर मैं खुद जाकर दरखास्त दूंगा। अब फिर आप इस मुल्क में फिर जो कुछ हो रहा है, फिर हर चीज़ में खुद जाकर दरखास्त तो बहुत हो गया ना, तो मैं दरखास्त दूंगा कि जी अब ये चीज़ इस तरह। अब मैं जाऊँगा पीआई के लिए भी कि पीआई के जहाज दे दिया, उसका इमीडिएट मिनिस्टर नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस दाखिल किया जाए, फिर पनामा में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ रेफरेंस दाखिल किया जाए। तो ये मतलब ये नहीं होना चाहिए ना। मतलब आपको बिल्कुल करप्शन खत्म होनी चाहिए। आप करप्शन के लिए सख्त से सख्त कवानीन बनाएं, सख्त से सख्त इकदाम करें, लेकिन आप प्रोसेस को तो फॉलो करें ना।
ठीक है सर। शर्जील मेमन साहब, ये बताइएगा कि आपने जो जमानत जो है वो करवाई है, वो नैब केस में करवाई है या किसी और केस में जो है वो आपकी जमानत, जनाब, और अब स्टेटस क्या है इस वक्त? देखिए जी, मेरे खिलाफ एक रेफरेंस जा चुका है, एक और केस भी, वो भी रेफरेंस में कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो भी बनाया गया है। उस केस को ना मीडिया चलाता है ना चलाएगा, उस पर मैं कोई तबसरा भी नहीं करूंगा। शुक्रिया, थैंक यू। आपको बताएं कि शर्जील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि अदालत से इजाजत लेकर आया, वतन वापसी से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत ली, अदालत से दरखास्त की कि अपने खिलाफ रेफरेंसेस का सामना करना चाहता हूं। कहा कि तमाम इल्जामात का सामना करने आया हूं और अपने खिलाफ रेफरेंस को बगौर मुताला करके फिर इसका जवाब तैयार करूंगा। और नैब ने शरीफ बरादरान इसहाक डार और राना मसूद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, ये सवाल उठाया शर्जील मेमन ने। ये कहा कि नैब ने ये कार्रवाई नहीं की और पैनामा के लिए अलग और पीपल्स पार्टी के लिए खुसूसी कानून है। ये भी बोले कि नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नैब ने कार्रवाइयां बंद क्यों की। ये भी सवाल किया कि राना मसूद की वीडियो क्या किसी को नजर नहीं आती। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सादा लिबास लोगों ने घेरा और पूछने के बावजूद सादा लिबास लोगों ने अपना तारुफ नहीं कराया। मैं इसे गिरफ्तारी नहीं बल्कि अगवा कहूंगा। शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि क्या पाकिस्तान में जंगल का कानून है। ये भी कहा कि जमानत देने के बावजूद रोजाना नैब ऑफिस जाने के लिए तैयार हूं। शर्जील मेमन बोले कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई लेकिन उन्हें माफ करता हूं। किसी को गिरफ्तार करना है तो ये तरीका ठीक नहीं। मौजूदा वजीर के साथ बदतमीजी और धक्के मुनासिब नहीं। शर्जील मेमन ने कहा कि अदालतों पर एतमाद और फैसलों को कबूल करूंगा। मियां साहब की नगरी में उतरा और नवाज शरीफ चौधरी निसार की मेहमान नवाजी का भी शुक्रगुजार हूं। आपको बताऊं कि वतन वापसी पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से नैब हुकाम ने उन्हें जेर हिरासत लिया था और कुछ पूछगछ के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था, जिस पर शर्जील मेमन ने कहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि अगस्त 2015 में भी कराची में इलाज चल रहा था, मजीद इलाज के लिए बैरून मुल्क चला गया। 2 माह बाद अचानक मेरा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में आ गया और ECL में नाम आने के बाद मैंने अदालत से रुजू किया। ये भी बताया कि ECL में नाम डालने के बाद किसी किस्म का नोटिस नहीं दिया गया। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है तलाल चौधरी। तलाल चौधरी साहब, क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल पर? कहते हैं शर्जील मेमन के क्या पाकिस्तान में जंगल का कानून है? देखिए, ये चोर मचाए शोर वाली बात है और ये वो चोर हैं जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। इन्होंने सिंध का सेहत, तालीम, अमनो अमान नहीं बल्कि इन्होंने तो वो कूड़ा भी उठाने के ये काबिल नहीं और वो वसाइल भी ये खा गए हैं। सिंध का कोई ऐसे वसाइल जिनसे सिंधियों को सेहत और तालीम मिले वो खा गए। ये अमनो अमान के जो वसाइल थे वो खा गए। ये इतने नलायक और करप्ट लोग हैं कि इन्हीं की वजह से कूड़ा करकट जो है वो आज कराची जो रोशनियों का शहर था वो कूड़े का शहर बन चुका है। तो पैसे इनकी जेबों में गए हैं और आज जब इनको पकड़ हो रही है तो ये चीखो पुकार कर रहे हैं। करप्शन अगर इन्होंने नहीं की तो फिर किसने की है? ये सारे के सारे सिंध और पिछली दफा वफाक में इन्होंने नई एग्जाम्पल्स करप्शन की रखी। ठीक है, शुक्रिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपको बताएं कि शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अपने खिलाफ रेफरेंस का बगौर मुताला करके इसके जवाब को तैयार करूंगा। ये भी कहा कि अगर जुर्म साबित हो जाए तो मुझ पर रहम नहीं बल्कि कार्रवाई की जाए।